नमस्कार दोस्तों, एनडीसी ईडीयू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे कक्षा 12 इतिहास की। 12th क्लास का सब्जेक्ट है अपना इतिहास। इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे और इसका अपना पहला टॉपिक आता है हड़प्पा सभ्यता। अध्याय पहला, अध्याय का नाम है ईंटें, मनके और अस्थियां। ईंटें, मनके और अस्थियां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। हड़प्पा सभ्यता, देखो मैं आपको बता दूं, आप अपना पेन और रजिस्टर साथ रखें और जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ आप नोट्स बनाते रहें। हालांकि पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ आप नोट्स भी यहाँ से तैयार करते रहें। पीडीएफ है वो अपने एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं, देखो सबसे पहले ईंटें। ईंटों के बारे में आप सब जानते हैं। ईंट क्या होती है? चिकनी मिट्टी की बनाई जाती हैं और आग में उन्हें पकाया जाता है। मनके, इनको अपनी भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं मोती। क्या बोलते हैं? मोती। या जगिन अपली भाषा में आप बोला मणिया, जो कहा नहीं माड़ा के मायने। अस्थियाँ, अस्थियाँ होती हैं हड्डियाँ। अस्थियाँ क्या होती हैं? हड्डियाँ। यानी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ईंटें, मनके और अस्थियाँ, इन सब चीज़ों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे अपने इस चैप्टर के अंतर्गत। और ये सारी जो अपनी हेडिंग है, सारी जो चीज़ें ईंटें हैं, मनके हैं, अस्थियाँ, ये संबंधित होंगी किससे? हड़प्पा सभ्यता से। देखो बात करते हैं अपन हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता है, इसे विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक माना जाता है। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता माना जाता है। किसको? हड़प्पा सभ्यता को सभ्यताओं में से एक माना जाता है। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में अपन बात करें तो सबसे पहले अपने दिमाग में आती है मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। यानी सबसे प्राचीन सभ्यताओं की अगर हम बात करें तो मेसोपोटामिया, की सभ्यता, चीन की सभ्यता और अफ्रीका में विकसित मिस्र की सभ्यता। एनसीईआरटी का अपना टॉपिक है। देखो बात करते हैं मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसका विकास कहाँ हुआ। तो मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ है वर्तमान ईरान में। कहाँ पे हुआ है? वर्तमान ईरान में। जैसा कि अपन 11th क्लास के दूसरे चैप्टर में अपन पढ़ चुके हैं, क्योंकि 11th क्लास का जो दूसरा चैप्टर है वो मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में ही है, तो वहाँ पे आपने अध्ययन किया होगा। इस सभ्यता का विकास हुआ है ईरान की दो प्रमुख नदियां दजला और फरात नदियों के किनारे। दजला और फरात नदियों के किनारे। देखो मैं आपको यहाँ से बता दूं कि आप ये मत समझना केवल ये चैप्टर अपना 12th क्लास तक ही सीमित है। आगे जाकर के आप किसी भी कंपटीशन की अगर तैयारी करते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है। और आजकल बड़े जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, जैसे आरएस का है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, जैसे रेट का है, इसके अलावा आईएएस तक के जो क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी किताब से लाइन टू लाइन उठ के आते हैं। तो जो बच्चे मतलब अपना जो आगे कंपटीशन में, कोई टीचिंग लाइन में जाने का सपना देख रहा है, कोई सिविल में आरएस बनने का सपना देख रहा है, कोई आईएएस बनने का सपना देख रहा है, तो आज से अपनी तैयारी कंटिन्यू करें और अपने नोट्स इस तरीके से बनाएं कि आगे जाकर के अपने को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। अपन बात करेंगे, देखो एकदम पूरा डिटेल से बात करेंगे यहाँ पे, और अपने एग्जाम में भी क्वेश्चन है वो यहाँ से डिटो क्वेश्चन आएंगे। तो आप अपना पेन और रजिस्टर अपने साथ रखें और नोट्स मेरे साथ साथ बनाते रहें।
तो मेसोपोटामिया सभ्यता का जो विकास हुआ वो ईरान में हुआ, और कौन सी नदियों के किनारे हुआ? दजला और फरात नदियों के किनारे हुआ। फिर अपन बात करते हैं चीन की सभ्यता। जैसा कि नाम से स्पष्ट है चीन की सभ्यता है, तो इसका विकास चीन में ही हुआ है। चीन में कौन सी नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ? तो चीन की एक मुख्य नदी होती है हवांगहो, हवांगहो नदी, जिसे चीन के लोग पीली नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी से नाम जानते हैं? पीली नदी। अपने भी यहाँ ये शब्द बहुत प्रसिद्ध है, पीली लुगड़ी, इसे याद रख लेना, पीली नदी याद रह जाएगा आपके। तो पीली नदी, इस नदी को कहते हैं, इस नदी के किनारे एक विकसित सभ्यता है जिसे चीन की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। फिर एक सभ्यता और आती है मिस्र की सभ्यता। मिस्र एक अफ्रीका का देश है, अफ्रीका महाद्वीप का। तो मिस्र की जो सभ्यता है इसका जो विकास हुआ वो अफ्रीका में हुआ। कहाँ पे हुआ है? अफ्रीका में। अब बात ये आती है कि इसका विकास है वो कौन सी नदी के किनारे हुआ है? तो इसके बारे में अपन बात करें तो इसका विकास हुआ है नील नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? नील नदी के किनारे, जो विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। दैट इज ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? नील नदी मानी जाती है। बेटा मैं ये ऊपर के जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आप जरूर नोट करके रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन है आपके आगे जाकर के बहुत काम आने वाले क्वेश्चन है। कंपटीशन में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखो आप ये तो है नहीं कि 12th कर लिए और घर बैठ गए, ये तो अपना कोई टारगेट है नहीं। अपने को भी आगे चल करके किसी न किसी कंपटीशन में तो जाना ही है, तो आप इसे नोट डाउन करते रहें। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यताओं के नाम बताइए, तो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और अफ्रीका में विकसित मिस्र की सभ्यता, जिसका विकास है वो नील नदी के किनारे हुआ है। अब यहाँ से अपन बात करते हैं कि जो अपनी जो सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, ये कितनी पुरानी मानी जाती है, या मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में जो अपनी हड़प्पा सभ्यता है इसका जो क्षेत्रफल है वो कैसा है। तो अपनी हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करें तो यह सभ्यता लगभग 5000 से 5500 वर्ष पूर्व की मानी जाती थी। 5000 से 5500 वर्ष पूर्व की मानी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे इस सभ्यता के स्थलों का विकास होता गया, वर्तमान में यह सभ्यता लगभग 8000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। कितनी पुरानी मानी जाती है? 8000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। यहाँ से अपन बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो यह मेसोपोटामिया और जो चीन की या मिस्र की जो सभ्यताएं हैं इनमें क्षेत्रफल में ये लगभग 10 गुना ज़्यादा बड़ी है। कितनी गुना ज़्यादा बड़ी है? 10 गुना बड़ी है। तो ये प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से क्षेत्रफल में कितनी बड़ी है? तो ये कितनी बड़ी है? लगभग 10 गुना बड़ी इन सभ्यताओं से है। तो ये देखो सामान्य जानकारी, हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। विश्व की और प्राचीनतम सभ्यताओं के बारे में मैंने आपको बताया, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है, अफ्रीका में मिस्र की सभ्यता है। इनका विकास कहाँ कहाँ हुआ, कौन सी नदी के किनारे हुआ, हड़प्पा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है, पहले कितने वर्ष पुरानी मानी जाती थी, वर्तमान में कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है, और यह क्षेत्रफल में इनसे कितने गुना बड़ी है। तो इसके बाद में आज अब अपन बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो कैसे हुई थी। तो अगला अपना टॉपिक, अगली अपनी हेडिंग आती है हड़प्पा सभ्यता की खोज। समझ में तो आ रहा होगा ना आपको? हाँ समझ में तो आएगा। आप कौन से यहाँ इंग्लैंड से पधारे हो, देखना बहुत अच्छी बात। आराम से पढ़ते जाओ, कोई टेंशन नहीं है। हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में बात करें तो आधिकारिक तौर पे अपन बात करें तो इस सभ्यता की जो खोज है, इस सभ्यता की खोज की है 1921 में। कब हुई है? 1921 में। करने वाले व्यक्ति कौन थे? करने वाले व्यक्ति का नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की है। लेकिन देखो मैं आपको बताऊं, यहां से अगर
पूछा जाए कि हड़प्पा स्थल के बारे में सबसे पहले जानकारी किसे प्राप्त हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी 1856 में मिली थी। 1856 में एक अंग्रेज अधिकारी होते हैं चार्ल्स मेसन। मैंने कहा था ना, मैं जो चीज़ें ऊपर से बताता हूँ उन्हें नोट डाउन करते चलना अपने बहुत काम की चीज़ है। यानी हड़प्पा नामक स्थल की सबसे पहले जो पता चला था कि हड़प्पा नामक कोई स्थल है, तो ये सबसे पहले पता कब चला था? 1856 में। और इस टीले के बारे में जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मेसन ने दी थी। जानकारी कैसे दी थी कि इस समय क्या हो रहा था? रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। किसका काम चल रहा था? रेलवे लाइन बिछाने का। लाहौर जो शहर है, लाहौर से कराची, वर्तमान में देखो दोनों शहर पाकिस्तान में पड़ते हैं, लेकिन आपको पता होगा उस समय पाकिस्तान और भारत दोनों सम्मिलित रूप से एक ही थे। तो लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था, और उसी रेलवे लाइन बिछाने के दौरान जो खुदाई वहां से चल रही थी, और खुदाई के दौरान वहां काम करने वाले मजदूरों को कुछ ईंटें मिली। अब ईंटें उनके काम आनी थी रेलवे ट्रैक बिछाने में। तो वो जैसे जैसे स्थल को खोजते गए वैसे वैसे वहां से बहुत भारी मात्रा में ईंटें उनको मिलती गई, और उन्होंने ये जानकारी जाकर के चार्ल्स मेसन को दी। किसको दी? चार्ल्स मेसन को। लेकिन जब तक इस स्थल के बारे में पता चलता, पुरातत्वविदों को या इतिहासकारों को पता चलता, तब तक सारी ईंटें यहाँ से काम में ली जा चुकी थी। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल का जो पता चला वो कब चला था? 1856 में। और किसे पता चला था? चार्ल्स मेसन को। अपन बात करते हैं पूरी सभ्यता की खोज की। तो इस सभ्यता के दौरान सबसे पहले 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के जो तत्कालीन डायरेक्टर थे, क्या आप मुझे बता सकते हैं तत्कालीन डायरेक्टर कौन थे? तत्कालीन डायरेक्टर जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के नेतृत्व में इस स्थल की खोज की, नेतृत्व में इस स्थल की खोज की। कौन से स्थल की खोज की? हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। अब देखो, पूछ लिया जाए खोज कब हुई? 1921 में। करने वाले व्यक्ति कौन थे? राय बहादुर दयाराम साहनी। किसके निर्देशन में की? भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर, तत्कालीन का मतलब जिस समय यह खोज की गई यानी 1921 में, उस समय भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के जो डायरेक्टर थे वो कौन थे? जॉन मार्शल। इनके नेतृत्व में इस स्थल की खोज की गई। बात करें कि वर्तमान में जो हड़प्पा नामक स्थल है वो कहां पर है, तो वर्तमान में हड़प्पा नामक स्थल पाकिस्तान में लाहौर में है। पाकिस्तान के लाहौर में रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। देखो यहां से मैं आपको बता दूं, जितनी भी प्राचीन सभ्यताओं की जो खोज हुई है, जितनी भी प्राचीन सभ्यताओं की खोज हुई है, उन प्राचीन सभ्यताओं की खोज हुई है नदियों के किनारे। किन के किनारे हुई है? नदियों के किनारे। अब बेटा सोच समझ के आप मुझे यह बताओ कि इन प्राचीन सभ्यता स्थलों की खोज नदियों के किनारे क्यों हुई है? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, हड़प्पा सभ्यता की खोज है सिंध और उसकी जो सहायक नदियां उनके किनारे, जैसे हड़प्पा स्थल है वो रावी नदी के किनारे मिला है, अभी अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे मिला है। इसके अलावा कालीबंगा के बारे में अपन बात करेंगे, वो आपको मिला घग्गर नदी के किनारे मिला है। लोथल के बारे में अपन बात करेंगे जो भोगवा नदी के किनारे मिला है। तो इन सभ्यता स्थलों के बारे में अपन बात करें तो सभ्यता स्थलों की जो खोज है वो नदियों के किनारे ही क्यों होती थी? किसी स्थल भाग पे सभ्यता स्थल को क्यों नहीं खोजा जाता था? क्या आपने आज तक इस प्रश्न के ऊपर कभी दिमाग लगाया है? ना गुरुजी, मैं फालतू को दिमाग क्या में लगावा थे हो ने मार तो दिमाग लगाने। तो बेटा गुरुजी तो लगाई सी न लगाई सी तो जसी कटे। तो देखो मैं तो दिमाग बेटा लगा रखे, तो मैं थान बता दूं, क्योंकि
जल की उपलब्धता के कारण, किसके कारण? जल की उपलब्धता के कारण इन सभ्यता स्थलों की जो खोज होती थी वो नदियों के किनारे होती थी। कहाँ पे होती थी? नदियों के किनारे। तो इसी कड़ी में अपन पढ़ रहे हैं कि हड़प्पा नामक स्थल की जो खोज है वो लाहौर में रावी नदी के किनारे हुई थी। यानी कि हड़प्पा नामक जो स्थल है वो लाहौर में स्थित है, और कौन सी नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। इस स्थल की दयाराम साहनी ने खोज की, तो यहाँ से दयाराम साहनी को मिली कुछ मोहरें। दयाराम साहनी ने यहाँ से क्या प्राप्त की? यहाँ से कुछ मोहर मिली उसको। मोहर जानते हो ना, सिक्कों को बोलते हैं। मोहरें प्राप्त की। अब देखो, मोहरें यहाँ से उसको मिल चुकी हैं। मोहरों के बारे में बात करें तो मोहर जो है वो हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट परावस्तु है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट परावस्तु। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट परावस्तु कौन सी है? परावस्तु है मोहर। बेटा आपके एनसीईआरटी कक्षा 12 की किताब उठाना, इतिहास की पहली किताब, और उसकी पहली लाइन आप पढ़ना। पहली लाइन में साफ साफ लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट परावस्तु मोहर है। और यही प्रश्न 2021-22 का जो सेशन है उसकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी वहां पे ये प्रश्न ऐसे का ऐसा पूछा गया था। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न था कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट परावस्तु कौन सी है? सबसे विशिष्ट परावस्तु है मोहर। वहां पे ऑप्शन में आपको मृद भांड भी दिया गया था। ऑप्शन में क्या दिया गया था? मृद भांड। क्योंकि ये जो सभ्यता वो मृद भांड के लिए भी जानी जाती है, लेकिन सबसे विशिष्ट परावस्तु जो मानी जाती है वो मोहर मानी जाती है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे लगा करके रखें। अब देखो यहां से खोज कर लिया अपन ने कौन से स्थल की? हड़प्पा नामक स्थल की। इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपन, एक दूसरे और स्थल की तरफ चलते हैं। उस स्थल की खोज किसने की थी? इससे पहले देखो मैं आपको बता देता हूं, अपन यहाँ पे बात कर रहे थे भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की। तो भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना है, पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी 1861 में। याद रखें, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1861 में हुई थी। और स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? स्थापना करने वाले व्यक्ति थे अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। अतः अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का जनक कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। स्थापना कब हुई थी? 1861 में हुई थी। इसके बाद में अपन दूसरे स्थल के बारे में बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता का। और हड़प्पा सभ्यता का दूसरा और महत्वपूर्ण स्थल होता है मोहनजोदड़ो। दूसरा और महत्वपूर्ण स्थल कौन सा होता है? मोहनजोदड़ो। अब देखो बात करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो, जिसके ऊपर आपको पता है फिल्म भी बनी है, मोहनजोदारो। मोहनजोदड़ो जो स्थल है ये स्थित है पाकिस्तान के लरकाना जिले में। कहाँ पर स्थित है वर्तमान में? पाकिस्तान के लरकाना जिले में। देखो मैं आपको बताऊं, इस सभ्यता के जो अधिकांश स्थल हैं वो आज़ादी के बाद में पाकिस्तान में चले गए हैं। जब से भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उसके बाद में वो कहाँ चले गए हैं? पाकिस्तान में चले गए हैं। तो लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो है, शाब्दिक अर्थ इसका होता है मर्तकों का टीला। मर्तकों का टीला। और कहाँ स्थित है? लरकाना जिले में। इस स्थान की जो खोज है, इस स्थान की खोज की है राखलदास बनर्जी ने। किसने की है? राखलदास बनर्जी। एक पुरातत्वविद हुए राखलदास बनर्जी, और राखलदास बनर्जी ने 1922 में इस स्थल की खोज की है। और खोज किसके निर्देशन में की है? वही जॉन मार्शल के निर्देशन में की है। किसके निर्देशन में की है? जॉन मार्शल के निर्देशन में। तो देखो अब तक इस सभ्यता के दो स्थलों की खोज अपन पढ़ चुके हैं, हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो। लेकिन अभी तक इस सभ्यता की खोज की आधिकारिक जानकारी वो विश्व के सामने प्रस्तुत नहीं की गई है। और इस सभ्यता की
आधिकारिक जानकारी जो प्रदान की थी 1924 में जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने घोषणा की थी कि हमने एक और नवीन सभ्यता की खोज की है, और उस नवीन सभ्यता की खोज उन्होंने बताई 1954 में, और सभ्यता का नाम उन्होंने बताया हड़प्पा सभ्यता। तो यहाँ से हड़प्पा सभ्यता की खोज अपन पढ़ चुके हैं। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा है। खोज किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। दूसरा खोजा गया स्थल है मोहनजोदड़ो है। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। और इन दो स्थलों की खोज होने के बाद में विश्व के सामने हड़प्पा सभ्यता की खोज की आधिकारिक जो घोषणा है वो जॉन मार्शल के द्वारा 1924 में की गई। इसके बाद में पढ़ेंगे अपन हड़प्पा सभ्यता का काल। हड़प्पा सभ्यता का काल। हड़प्पा सभ्यता का काल या सर्वमान्य काल के बारे में अपन बात करें तो इस सभ्यता का काल माना जाता है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता का काल कौन सा माना जाता है? 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व इस सभ्यता का काल माना जाता है। आपकी जो किताब है एनसीईआरटी के अनुसार इसका सर्वमान्य काल ये माना जाता है, और आपको यही याद रखना है। अब देखो इसमें क्या है, मैं आपको बताऊं। कई बार प्रश्न आता है कि आरंभिक हड़प्पा स्थल या पूर्व हड़प्पा स्थल, और एक होता है विकसित हड़प्पा स्थल, और एक है उत्तर हड़प्पा स्थल। तो देखो ये जो समय है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व का जो समय है, इससे पहले के जितने भी स्थल हैं वो आते हैं आरंभिक हड़प्पा सभ्यता में। कौन सी सभ्यता में आते हैं? आरंभिक हड़प्पा सभ्यता में, क्योंकि अपन ने पढ़ा था ना कि ये सभ्यता लगभग 8000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। तो 2600 ईसा पूर्व से लेकर के और इससे पुराने जो स्थल है वो पूर्व हड़प्पा सभ्यता या आरंभिक हड़प्पा सभ्यता में आते हैं। और इस काल के दौरान खोजे गए जितने भी स्थल जो हैं वो अपने संबंध इस काल से संबंधित है, वो आते हैं विकसित हड़प्पा सभ्यता में। कौन सी सभ्यता में आते हैं? विकसित हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। काल के बाद में अपन इस सभ्यता के बारे में बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ था? आप साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं, मेरे साथ साथ में बनाते रहना। अब बात करते हैं अपन हड़प्पा सभ्यता का नामकरण। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ। लघुत्रात्मक प्रश्न 2 नंबर का यहां से आ सकता है। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण। हड़प्पा सभ्यता के नामकरण के बारे में अपन बात करें तो कई नामों से इसे जाना जाता है। जैसे इसके जो नाम है, पहला इसका प्रचलित नाम है हड़प्पा सभ्यता। इसे कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। और कई बार इसका नाम आता है सिंधु सरस्वती सभ्यता। अब देखो अलग अलग नामों से इसे क्यों जाना जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो इस सभ्यता के दौरान खोजा गया प्रथम स्थल है हड़प्पा। खोजा गया प्रथम स्थल हड़प्पा। और खोजा गया प्रथम स्थल हड़प्पा होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। दूसरा, इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? तो इस सभ्यता के जो अधिकांश स्थल हैं, इस सभ्यता के जो अधिकांश स्थल हैं, उन अधिकांश स्थलों का विकास हुआ है सिंधु नदी के किनारे। सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे। तो सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे अधिकांश सभ्यता का विकास होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यानी इस सभ्यता का विकास हुआ वो सिंधु नदी की घाटी में हुआ है। तीसरा, सिंधु सरस्वती सभ्यता। देखो सिंधु नदी के बारे में तो आप जानते ही हैं, और एक नदी और थी इसकी सहायक नदी जो वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है, जिसे सरस्वती नदी कहते थे, जो ऐसा माना जाता है कि थार के रेगिस्तान में बहती थी।
तो सिंधु और सरस्वती नदियों के बीच में स्थित होने के कारण इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से देखो मैं आपको बता दूं कि इस सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता जो नाम रखा है, इस सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता जो नाम रखा वो रखा जॉन मार्शल ने। किसने रखा है? सिंधु घाटी सभ्यता नाम इसका किसने रखा है? जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल के बारे में आपको पता ही है, जॉन मार्शल कौन थे? जॉन मार्शल है वो इस सभ्यता की जब खोज हुई थी उस समय भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर थे। तो नाम के बारे में नामकरण इसका हो गया हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता। इसके बाद में अपन बात करेंगे इस सभ्यता के बारे में। अब अपन बात करेंगे इस सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार। देखो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रीय जो विस्तार है वो कैसा था? इस सभ्यता का विस्तार तो सबसे पहले यहां से प्रश्न है कि इस सभ्यता का आकार कैसा है? तो इस सभ्यता का आकार है त्रिभुजाकार। कैसा है? त्रिभुजाकार, यानी त्रिभुज के आकार में यह सभ्यता वो फैली हुई है। कैसे फैली हुई है ये सभ्यता? त्रिभुज के आकार में इस प्रकार फैली हुई है, देखो इस प्रकार से, थोड़ा सा देख लेना आप। ये इस सभ्यता का उत्तरी बिंदु, ये इसका दक्षिणी बिंदु, ये इसका पूर्वी बिंदु और ये इसका पश्चिमी बिंदु। अब अपन बात करते हैं कि इसका उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा और पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो उत्तरी बिंदु के बारे में बात करें तो उत्तरी बिंदु है इसका मांडा। मांडा है जम्मू कश्मीर में। तो हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी बिंदु कौन सा? मांडा। मांडा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। दूसरा अपन बात करें इसका दक्षिणी बिंदु, तो दक्षिणी बिंदु है इसका दायमाबाद, या इसे बोलते हैं अपन देमाबाद। दायमाबाद या देमाबाद। दायमाबाद या देमाबाद जो स्थल है वो है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। पूर्वी बिंदु इसका है, पूर्वी बिंदु के बारे में अपन बात करें तो यह है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ पर है? मेरठ में। और मेरठ कहाँ पर है? यूपी में। पश्चिमी बिंदु इस सभ्यता का है सुतका गेंडोर। कौन सा है? सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर कहाँ पर है? यह है बलूचिस्तान में। कहाँ पर है? बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान कहाँ पर है? बलूचिस्तान है वर्तमान में पाकिस्तान में। तो ये इस सभ्यता के स्थल हैं। कौन सा? उत्तरी बिंदु है मांडा, दक्षिणी बिंदु है दायमाबाद, पूर्वी बिंदु है आलमगीरपुर और पश्चिमी बिंदु है सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर वर्तमान में बलूचिस्तान में है, मांडा जम्मू कश्मीर में है, आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है और दायमाबाद है वो, दायमाबाद या दैमाबाद ये है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अब अपन देखो यहाँ से बात करें तो वर्तमान तक इस सभ्यता के लगभग 1500 स्थलों की खोज हो चुकी है। कितने स्थलों की खोज हो चुकी है? 1500 स्थलों की खोज हो चुकी है। 1500 स्थलों के बारे में अपन बात करें तो इनमें से लगभग जो स्थल है वो पाकिस्तान में चले गए हैं। लगभग स्थल कहाँ चले गए हैं? पाकिस्तान में। अब यहाँ से कई बार पूछ लिया जाता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह सभ्यता कितने देशों में फैली हुई है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य के बारे में बात करें तो यह सभ्यता 3 देशों में फैली हुई है। कितने देशों में? 3 देशों में। 3 देश कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान व अफगानिस्तान। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो यह आप याद रखें, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह सभ्यता कितने देशों में फैली हुई है? 3 देशों में। इसके बाद में अपन बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता। तो इस सभ्यता की विशेषताओं के बारे में बात करें तो इस सभ्यता की सबसे मुख्य विशेषता जो मानी जाती है, सबसे मुख्य विशेषता इसकी मानी जाती है इसका नगर नियोजन। क्या माना जाता है?
नगर नियोजन, यानी जिस सुनियोजित तरीके से इस सभ्यता को बसाया गया है वो इस सभ्यता का नगर नियोजन माना जाता है। दूसरी मुख्य विशेषता इस सभ्यता की है जल निकासी प्रणाली, जिसके बारे में अपन अलग अलग टॉपिक पे विस्तार से बात करेंगे। जल निकासी प्रणाली। और बात करें तो यह एक नगरीय सभ्यता थी। यह एक कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। इस सभ्यता के जो मूल निवासी हैं वो द्रविड़ माने जाते हैं। मूल निवासी कौन माने जाते हैं? द्रविड़ माने जाते हैं। और यह एक शांतिप्रिय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? शांतिप्रिय सभ्यता थी। और इस सभ्यता में जो स्थलों को बसाया गया है नगर नियोजन के अंतर्गत अपन बात करें तो सभी स्थलों को जो बसाया गया है वो ग्रिड पद्धति के आधार पर बसाया गया है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता की कोई दो विशेषता बताइए, तो हड़प्पा सभ्यता की दो विशेषताएं अब मैं आपको बता दूं। इस सभ्यता का नगर नियोजन, इस सभ्यता की जल निकासी प्रणाली, इस सभ्यता यह एक नगरीय सभ्यता है और इस सभ्यता के मूल निवासी हैं वो द्रविड़ माने जाते हैं और यह एक शांति प्रिय सभ्यता थी। तो ये था अपने टॉपिक पे इस सभ्यता के स्थलों के बारे में सामान्य जानकारी। अब अपन टॉपिक के अंदर चलते हैं और अपन अब अगले टॉपिक पे अपन पढ़ेंगे कि इस सभ्यता के लोग वो जीवन निर्वाह किस प्रकार करते थे। तो इसके बारे में अपन बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने चैनल के साथ बने रहें और लगातार है नोट्स बनाते रहें। धन्यवाद।